हाय गाइस, नमस्ते सबको। वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर लॉन्ग डेज। तो आज हम लोग Q2 में काफ़ी सारा कंपनीज का रिजल्ट आ चुका है, राइट। तो मोस्टली फाइनेंशियल स्पेस में क्या हो रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक फ्री फ्लोइंग डिस्कशन होगा और बहुत सारे कंपनीज को एक साथ देखेंगे कि क्या इन जनरल चल रहा है। बाकी तो इंडिविजुअलिस्टिक कंपनीज को जो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसका वीडियोस मैं बाद में जब सारे कंपनीज का रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम एक एक करके डाल दूंगा। बट अभी मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन के बाद क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो थोड़ा समझना। मेरे पर्सपेक्टिव से जो मैं समझ रहा हूँ वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए, फाइनेंशियल स्पेस में मतलब बहुत तरीके की कंपनी है। एक तो मतलब HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, ये सब जैसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज है जिसका मतलब 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा। HDFC बैंक तो शायद 10-11 लाख करोड़ का मार्केट कैप, मतलब ह्यूज। मतलब निफ्टी का ही शायद 9% के आसपास है HDFC बैंक। तो जो भी है, और ये हो गया बड़े बड़ा वाला। और छोटे छोटे बहुत सारे NBFCs होता है, जैसे आपका मास फाइनेंस हो गया, इंडिया शेल्टर, SBFC, ये सब का थोड़ा दूसरे टाइप का रिजल्ट है। अभी अक्रॉस द बोर्ड में अगर आपको बोलूं तो लोन बुक का ग्रोथ जितना है, ठीक है। जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सेल्स ग्रोथ का इक्विवेलेंट होता है लोन बुक ग्रोथ, ठीक है। तो लोन बुक ग्रोथ अगर मेरे पास जितना ही परसेंट हो रहा है, मान लो कि बजाज फाइनेंस का लोन बुक ग्रोथ आया है करीब करीब 27-28%, बट उसका पैड ग्रोथ है 13%। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है। उसका जिस लेवल पे लोन बुक बढ़ा उस लेवल पे उसका प्रॉफिट, अंडरलाइन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? एक तो रीजन हो सकता है इनको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं किसी को भी लोन देता हूं तो उसका रिस्क के बेसिस पे मुझे एक एक्स्ट्रा अमाउंट साइड रखना पड़ता है। उसको रिस्क वेट बोला जाता है, उसको प्रोविजन भी बोलता है। तो बजाज फाइनेंस के केस में जैसे प्रोविजन बढ़ गया, क्रेडिट कॉस्ट, और प्रोविजन जैसे बढ़ता है उसको क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ा 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 के लेके जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता है, इसी के कारण मेरा जितना लोन बुक ग्रोथ हुआ उस लेवल पे मेरा पैड ग्रोथ नहीं आया। आपको समझ में आ रहा है ना? और ये केस सिर्फ मतलब बजाज फाइनेंस के लिए नहीं, अक्रॉस द बोर्ड छोटे बड़े सारे बैंक NBFC के लिए सच है। ये हो गया नंबर वन पॉइंट। मतलब अच्छे बुरे सब कंपनीज का ही सेल्स ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ कम आया है। इसके मतलब कि बीच में स्लिपेज हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये हो गया एक बार। अभी नंबर टू, NBFCs इन जनरल बैंक से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं अगर आपको बताऊं, HDFC बैंक का लोन बुक का ग्रोथ का नंबर शायद शायद 8-9% के बीच में है, मतलब सिंगल डिजिट लोन बुक ग्रोथ है। अभी आप समझ लो कि इतने बड़े साइज का एक बैंक, वो उसके लिए उसका साइज ही एक एनिमी बन गया है। क्योंकि देखिए, मान लो कि मेरे पास ऑलरेडी 100 कस्टमर है, ठीक है। मैं तो अंधाधुन नया कस्टमर नहीं लेके आ सकता, राइट। मुझे ऐसा कस्टमर लेके आना पड़ेगा जो मतलब थोड़ा जिसका क्रेडिट वर्दीनेस हो, जो मुझे पैसा वापस करेगा, ठीक है। तो वो सब कस्टमर अभी मार्केट में ज्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर का ही फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टाइट है। मतलब इन्फ्लेशन का मार बोलिए, टैक्स बोलिए, सारे चीज के कारण। तो इसीलिए HDFC बैंक ग्रो नहीं कर पा रहा है। अच्छा, बट अभी आते हैं चोला फाइनेंस पे। चोला फाइनेंस का रिजल्ट बजाज से बेटर है। साइज में भी चोला बजाज का 1/4 ही है, मतलब बजाज का 4 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, चोला का 1 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। बट चोला का वही मतलब लोन बुक ग्रोथ शायद 35-36% आया है, और प्रॉफिट ग्रोथ चोला में शायद 26% आया है। मतलब फिर भी बजाज का 13% प्रॉफिट ग्रोथ से 26% चोला का काफी बेटर लग रहा है। और दोनों का वैल्यूएशन का जो मार्क है वो भी काफी नीचे आ गया। बजाज अभी 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता है, और चोला आपका 5.35 इस रेंज में प्राइस टू बुक में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। मतलब जो बड़े बड़े वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग तो मतलब एवरेज ही कर रहे हैं। बैंक के साइड में ग्रोथ कुछ है नहीं अभी, NBFC में फिर भी ग्रोथ है, एटलीस्ट लोन बुक AUM का ग्रोथ है। अभी आते हैं कि कौन सा सेगमेंट में सबसे ज्यादा इशू है उस पे। तो वो है आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, ठीक है। तो अब जितने भी माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में जिसका बुक है, मतलब जो भी कंपनीज का बुक का एक
पर्टिकुलर सेगमेंट है जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को डील करता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। आप कोई सा भी माइक्रो फाइनेंस आप क्यों ना चुन लो, मतलब क्या बोलेंगे, उज्जीवन माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, आपका ये क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, पूनावाला फिनकॉर्प का जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है उसमें तो पूरा धो दिया। इवन इंडसइंड बैंक, मतलब जिसका आरओए प्रिस्टीन, एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन, उसमें भी जो उसका मतलब माइक्रो फाइनेंस का बुक था उसमें इतना हिट आया कि ईयर ऑन ईयर लेवल पे इंडसइंड बैंक का जो पैट है, प्रॉफिट है, वो डिग्री हो गया ऑलमोस्ट 35%। आप समझ रहे हो ना। तो माइक्रो फाइनेंस पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो मेरा मतलब यही सजेशन रहेगा कि माइक्रो फाइनेंस से अभी जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि वहां पे सिर्फ प्रॉब्लम चल रहा है। ये हो गया माइक्रो फाइनेंस। अभी आते हैं एमएसएमई लेंडर्स पे, ठीक है। तो एमएसएमई लेंडर्स कौन होता है? जो छोटे छोटे एमएसएमईज को लोन देता है। अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट के तरफ से भी एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च हुआ, इजी लोन का एक्सेसिबल आया, गवर्नमेंट के तरफ से भी काफी सारा मतलब टैक्स बेनिफिट वगैरह मिल रहा है। तो इसके कारण एमएसएमई लेंडर्स ये जो स्पेस है ये इन जनरल अच्छा कर रहा है। अभी इसमें कुछ कुछ प्लेयर्स है, जैसे आपका हो गया मास फाइनेंस, एसबीएफसी फाइनेंस, फाइव स्टार हाउसिंग फाइनेंस, फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस, ये सब कंपनीज, ये मोस्टली छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स, एसएमईज, जैसे आपका कोई नया आप छोटा दुकान खोल रहे हो तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए, तो इन्वेंट्री का पैसा के लिए आप लोन लिया। या फिर आपको सप्लाई चेन कहीं दूर में, अब मेरे मान लो मिठाई का दुकान है, मैं मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर एक मिठाई का दुकान लगा रहा हूँ, तो वहां पे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे कुछ सप्लाई चेन का फाइनेंसिंग चाहिए, वो सब ये लोग करता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो लोन बुक ग्रोथ करीब 22-23%, प्रॉफिट ग्रोथ 27-28%, मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, अच्छी बात है। एसबीएफसी का भी मैं बात करूँ तो लोन बुक ग्रोथ करीब 33-34% और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 63%, मतलब सुपर ऑपरेटिंग लेवरेज, आप समझ रहे हो। और एसबीएफसी इन जनरल बहुत ही एक अच्छा कंपनी है जो ऑलवेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे गाइडेंस देता है 5-7% का। इस बार ये लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी शायद 8% का ग्रोथ किया, जो कि फेनोमेनल है। फाइव स्टार का रिजल्ट अभी आया नहीं। बाकी इस जो सेक्टर है एमएसएमई लेंडिंग, ये इन जनरल अच्छा कर रहा है। अभी आते हैं हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पे। तो हाउसिंग फाइनेंस में भी देखिए सेम वो एक नॉर्मल एनबीएफसी मतलब बजाज चोला जैसा इशू है कि मेरा लोन बुक जितना ग्रो होता है उतना मेरा प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा है। अब बजाज हाउसिंग देख लो, जहाँ पे रिसेंटली मतलब जिसका आईपीओ आया और बाजार में मतलब उसको बहुत उसके लिए हलचल हुआ था, बट वो भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे भी लोन बुक ग्रोथ जो 27-28% है, बट प्रॉफिट ग्रोथ वही 15 से 20% के बीच में, मैं एग्जैक्ट नंबर भूल गया, बट ऐसा है। बट हाउसिंग स्पेस में एक और कंपनी है जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस करके, उसमें भी ऑलमोस्ट 35% का लोन बुक ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 25-26% का। बट एकमात्र एक ऐसा कंपनी है इंडिया सेल्टर करके, जो जिसका वीडियो, ये सारे जो भी कंपनीज का नाम मैं बोल रहा हूँ ना, उसका मैं Q1 के बाद का जो उसका रिजल्ट है, उसका बिजनेस मॉडल, वो सब मेरा चैनल पे डिस्कस किया है। आपको अगर इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो वो सब वीडियोस देख सकते हो। बाकी मुद्दे पे आते हैं कि होम फास्ट में भी आप देखा कि लोन बुक ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ कम आया है, ठीक है। बट एक कंपनी है इंडिया सेल्टर, वो भी बहुत छोटे से कंपनी है, शायद 4-5 हजार करोड़ का, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। बट उसमें मैं देखा कि लोन बुक ग्रोथ शायद 40% के आसपास, 36-37 था, और उसमें प्रॉफिट ग्रोथ 50% है। मतलब इस वाले जो इंडिया सेल्टर है इसमें आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखना है कि हर एक सेक्टर में कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा कर रहा है, आइदर नंबर 1 होना पड़ेगा या नंबर 2। देखिए हर एक सेक्टर को आप एक रेस की तरह देखिए। इस रेस में मान लो कि हाउसिंग फाइनेंस के रेस में मेरा अगर इंडिया सेल्टर का ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, उसका लोन बुक ग्रोथ भी हाईएस्ट है, डिसबर्समेंट भी स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ से मतलब क्या बोलेंगे, लोन बुक ग्रोथ से ज्यादा है, इसके मतलब कि इस रेस में इंडिया सेल्टर जीत रहा है, नंबर 1 प्लेयर है। अभी इससे भी और छोटे प्लेयर को अगर आप देखोगे तो उसका नंबर शायद इससे भी बेटर हो, बट आपको देखना पड़ेगा कि किस साइज तक मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब
आप अगर एक 400 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें वॉलाटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा, समझ रहे हो? मतलब पर डे ही उसमें शायद सर्किट टू सर्किट ही मूव होता है, मतलब 5%, 5%, 5% ऐसे। फिर जब गिरेगा तब भी 5% ऐसे करके गिरता है। बट अगर आप एक 40,000 करोड़, एटलीस्ट 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी में डालोगे तो उसमें थोड़ा मूवमेंट थोड़ा स्टेबल होता है, समझ रहे हो? तो उस टाइप से आपको देखना है। मतलब मुझे दो चीज चाहिए, एक तो मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं किस साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा वो मुझे फिक्स करना है। नंबर टू की मैं जिस रेस का घोड़ा हूँ उस रेस का जो नंबर वन नंबर टू घोड़ा है मुझे इसी दोनों में रहना है, नंबर थ्री नंबर फोर पे नहीं जाना है, समझ रहे हो? बट कौन सा घोड़ा नंबर वन नंबर टू है वो जानने के लिए हम लोगों को जब बहुत सारे कंपनीज ट्रैक करना पड़ता है। वो तो हार्ड वर्क आप लोगों के लिए मैं कर ही रहा हूँ, तो आपको तो उसके लिए कोई टेंशन लेना है नहीं। तो आपको बस मेरा वीडियो देखना है और अपना डिसीजन लेना है। ऐसे भी मेरे वीडियो से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।